गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का हिंदी वसंत का पार्ट 2 दादी माँ जो कि हम पढ़ रहे थे वो आगे पढ़ेंगे। देखिए, इसमें लेखक अपनी दादी माँ की यादों को हमारे साथ बांट रहे हैं। और जब एक विवाह में लेखक सो रहे थे तो दादी माँ ने उन्हें किस प्रकार से बचाया, छुपाने की कोशिश की, वह आगे पढ़ेंगे। मुझे भी पास ही की एक चारपाई पर चादर ओढ़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं जोर से हंस दूं तो भेद खुल जाए, तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भांडा फोड़ हो गया। यानी कि जब बारात जाने के बाद जब महिलाएं अभिनय कर रही थी तो लेखक को वहीं दादी माँ ने चद्दर उड़ाकर सुला दिया था। परंतु भाभी ने ऐसी ही कुछ बात कही जिस पर लेखक की हंसी रुक नहीं पाई और सबको पता चल गया, उनके बारे में सबको पता चल गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है, शायद दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? यानी कि देबू की माँ, जो कि वहाँ पर एक औरत थी जो अभिनय कर रही थी। जब उसने लेखक की हंसी सुनी तो उसने चादर खींच ली और उसे छेड़ने लगी। तो दादी माँ ने उसे डांटा कि बड़े बच्चे को क्यों छेड़ रही हो? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, आवेदान मिल जाता है। यानी कि जब भी कोई गलती हो जाती थी तो दादी माँ उन्हें बचा लिया करती थी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों और वाद्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद वे बहुत उदास रहती। संसार उन्हें धोखे की भट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी, दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वह घर की तो थी नहीं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैं धीरे से बोला, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनसे सहज स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। देखिए, लेखक अपनी दादी माँ से बहुत प्रेम करते थे और दादी माँ भी लेखक को बहुत चाहती थी। क्या है पूछ? तुम रोती रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया। चल चल, धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा, मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। मैंने सुबह देखा चारपाई पे बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है? बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के? तो अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए, यानी कि रोने की कगार पे थे। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाया और कहा, मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने ये कंगन मुझे इस दिन के लिए ही पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज के रखती आई हूँ। ये उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछ कर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। यानी कि जो कंगन थे वह दादी माँ को दादाजी ने दिए थे और जब कर्ज हो गया था दादाजी के श्राद्ध के समय,
जो उनके बेटे ने कर्ज कर लिया था, उसके लिए दादी माँ ने अपने कंगन भी बेचने को कह दिया। अपने कंगन देने को भी तैयार हो गई, जिससे उनका कर्ज उतर सके, उनके बेटों का कर्ज उतर सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उतरकर एक कौआ अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा था। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? क्योंकि जब लेखक चिट्ठी पढ़ रहे थे तो दादी माँ का उस समय तक देहांत हो चुका था और लेखक को दादी माँ बहुत याद आती थी। आई होप आपकी कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।